नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्यासागर पब्लिक स्कूल पॉडकास्ट सीरीज। आज हमारे बीच एक विद्यासागर पब्लिक स्कूल के पूर्व छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं जो 8वीं तक की पढ़ाई यहाँ से की। उसके बाद एनआईटी वारंगल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद आज दुबई के एक बहुत ही बड़े कंपनी में सिविल इंजीनियर के पोस्ट पर कार्यरत हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे विद्यालय में। सबसे पहले आप हमें अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जो आप मुझे आज यहाँ पे बुलाए। और मैं अपना परिचय दूँ तो मेरा नाम मनीष कुमार है। मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई एनआईटी वारंगल से किया है और उसके बाद मैं सिविल इंजीनियरिंग का ही नौकरी अभी दुबई में कर रहा हूँ, पिनी ग्रुप में। विद्यासागर पब्लिक स्कूल में आपकी पढ़ाई 8वीं तक रही। आप अपने यादों के स्कूल की यादों से कैसे जोड़ती हैं? क्या कोई घटना याद है किसी शिक्षक का जो आपको प्रेरित करती है? मैं अपने 8वीं क्लास तक के यादों को उन छोटे बच्चों को देख के मैं अभी अपने पुराने दिन को याद करता हूँ। जैसे कि आज मैं 26 जनवरी था, तो मैं आज रंगारंग कार्यक्रम जो आयोजन किया हुआ था विद्यासागर पब्लिक स्कूल में, तो जब मैं स्टेज से उन बच्चों को देख रहा था, स्टेज पे जो वो डांस कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, उन बच्चों को देख के मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। और रहा बात की मोटिवेशन का, तो हमारे एक सर थे, वो जब कहीं जाते थे तो बोलते थे कि तुम पढ़ना मत, घूमना। लेकिन उनका कहने का मतलब होता था कि पढ़ना, घूमना मत। तो मैं कोई भी चीज जब हंसने या कहीं फंसता हूँ तो मुझे वो चीज याद आ जाती है। पता नहीं, अचानक से माइंड में हिट कर जाता है कि तुम करना मत। अगर मैं जैसे कुछ कर रहा हूँ तो जब नहीं होता है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। उन्हीं की उस बात से याद आता है कि तुम पढ़ना मत, खेलना। लेकिन कहते थे पढ़ने के लिए। उसी तरह मैं जब कोई काम करता हूँ तो वो बात याद आती है कि तुम छोड़ दो, अभी करो मत। तो वही बात याद आती है मुझे। सर, जब आप विद्यासागर पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करते थे तब पहले कभी आपने सोचा था कि हम एनआईटी वारंगल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ाई करेंगे और फिर दुबई तक का सफर तय करेंगे? इफ यू वांट टू गो ऑन द टॉप ऑफ रूफ, यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स। अगर आप किसी छत पे चढ़ना चाहते हैं तो आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जब मैं पढ़ता था तब एनआईटी वारंगल का तो नहीं सोचा था। तब मैं सोचता था कि अपनी क्लास को अच्छे से कैसे पास करें, फर्स्ट करें, अपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे। तो ऐसे हमने फॉलो किया। आज बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग का सपना देखते हैं, तो उन्हें ये कैसे पता करनी चाहिए कि उन्हें इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं? देखिए, कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता। सफलताएं और विफलताएं दोनों हर जगह होती हैं। तो जिसको भी इंजीनियर बनना है वो बिल्कुल बने, लेकिन जी जान लगा दे। कोई भी फील्ड में कुछ भी बनना चाहता है तो बिल्कुल करे, लेकिन अपना 100% देके करे। मतलब सर कहना चाहते हैं कि अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, एनआईटी वारंगल जैसे संस्थान में प्रवेश लेना इतना आसान नहीं होता। आपकी संघर्ष, मेहनत और माइंडसेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप कहीं तक पहुंचना चाहते हैं तो स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो बेसिकली हमने भी वही किया। अपने हर क्लासेस को, हर असाइनमेंट्स को, हर टास्क को, होमवर्क जो भी मिलते थे छोटे दिनों में, उनसे मैं 10वीं किया। 10वीं में मैं टारगेट रखा कि मैं 10वीं को क्रैक करूंगा अच्छे से। इनफैक्ट टॉप करने का सोचा। मतलब एक जो माइंडसेट होता है मैंने उसको बनाए रखा। फिर ऐसे करते करते मैं एनआईटी वारंगल तक पहुंचा। सर, आप जब पहली बार एनआईटी वारंगल में पहुंचे तब आपको कैसा फील हुआ था? हमको उस दिन का एक वाक्य याद आ गया। आपने ये सवाल किया तो बहुत अच्छी वाक्य है। देखिए, मैं तो बिहार से पढ़ा, हिंदी मीडियम में पढ़ा। मैं कभी उतनी बढ़िया स्कूल में नहीं, क्योंकि मैं मीडियम फैमिली का हूँ। तो जब मैं वहाँ पे डे 1 पे जब पहुँचा था तो वहाँ पे फील्ड में अच्छे से कटिंग की हुई घास, वो स्टोन्स लगाए हुए जो चलने के लिए होते हैं, पगडंडियाँ जो बनी होती है। तो मैं जब वहाँ पे खड़े होकर सोच रहा था मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्या पता गार्ड वहाँ पे जो खड़े हैं वो हमें रोक दे। तो हमने उस पर ना चल के दूसरी तरफ जो रोड बना हुआ था उससे मैं गया। तो मुझे उस दिन को याद करके अभी भी हंसी आता है कि डे 1 मेरा कैसा रहा था। मैं उस दिन काफ़ी डरा हुआ था, काफ़ी नर्वस था। एक तो उधर तेलुगु, मैं हिंदी में पढ़ा, ना मैं किसी को जानता हूँ वहाँ पे, तो नर्वस तो बहुत था मैं उस दिन। सर, जब आप पहला दिन एनआईटी वारंगल में गए थे पहले दिन, तो आप तो हिंदी भाषा क्षेत्र के
वहाँ के लोग तो तेलुगु बोलते हैं, तो फिर हिंदी भाषा और तेलुगु का तालमेल कैसे आप बनाए? देखिए, जब मैं वहाँ गया था तो मुझे इंग्लिश तो उतनी अच्छी से नहीं आती थी, थोड़ी बहुत आती थी जो मैं समझता था। पर मेरे साथ में मेरे भैया गए हुए थे, तो उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया, क्योंकि मेरे दिमाग में तो माइंडसेट बना हुआ था कि मेरे साथ तो मेरे भैया है। हाँ। मैं नर्वस था, बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन ये भी एक माइंड में बना था कि मेरे भैया है मेरे साथ, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। तो उस दिन का डे 1 मुझे वही याद है, बाकी उसका अलावा मेरे भैया ने पूरा देख लिया था। सर, जब NIT वारंगल में आप प्रवेश लिए थे तो उस समय कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना के समय में आपकी पढ़ाई, अपनी पढ़ाई को कैसे हैंडल किए? जब हम लोग कोरोना में थे तो हमारे कॉलेज की तरफ से एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था जिसमें हम लोग पढ़ाई करते थे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे वो उन सब चीज़ों की कमी फील हो रही थी जो वहाँ कॉलेज में रह के कैंपस में सीखा जाता था। तो उन सब चीज़ों को भी मैंने ऑनलाइन अपने सीनियर से हेल्प लिया और वहाँ से मैंने सीखा। जो बच्चे आज नीट और IIT की तैयारी करते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश है कि अगर जो तैयारी कर रहे हैं, हाँ। जिन विषयों को पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। सफलताएं और असफलताएं आते रहती हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। हमारे करियर में भी बहुत सारी सफलताएं और विफलताएं दोनों आया हुआ है, उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए अपनी पढ़ाई को करते रहना चाहिए, घबराना नहीं है और जी जान लगा करते रहना चाहिए। सर, आप दुबई में सिविल इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं, तो वहाँ के प्रोफेशनल लाइफ, वर्क कल्चर और यहाँ के प्रोफेशनल लाइफ, वर्क कल्चर में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? मैं जब दुबई में पहली बार गया था, हाँ। इंडिया से मैं काम करके, तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे 11 घंटे लोग काम करते हैं। वहाँ पे 11 घंटे? हाँ, वहाँ 11 घंटे का शिफ्ट। जैसे कि वहाँ अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है और लेट इवनिंग आना पड़ता है। हमारे इंडिया में नहीं है 9 to 6, तो 9 to 6 में यहाँ काम नहीं करता। वहाँ जो है वहाँ पूरे डेडिकेटेड है काम को करने के लिए, तो यही अंतर है, इसलिए वहाँ पे लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ स्लो है। इस पूरे सफर में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और आप उसमें कैसे पार किया? और मेरे करियर के सफर में सबसे बड़ी चुनौती रही कोरोना के वक्त में अपने पढ़ाई को जारी रखना और उस कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू रखना। तब हमारे पास कुछ हुआ भी नहीं, तब नए नए नेट चलाने हमने सीखे थे, तो उस टाइम हमने पढ़ाई करा। हमारे पास प्रोफेसर भी नहीं थे जो कॉलेज के थे, मैं तो हिंदी मीडियम पढ़ा था, तो मुझे बहुत सारे सर्च करने पड़े, ऑनलाइन चीजें हमने बहुत सारे खोजे, एक्स्ट्रा टाइम लगाया पढ़ने के लिए, रातों में भी पढ़े, तब जाके वही हम कह सकते हैं मेरे लिए बड़ी चुनौती था बीटेक को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना। अच्छा, सबसे आपका बड़ा चुनौती था बीटेक को क्वालिफाई करना? हाँ, क्योंकि हम वहाँ पे गए थे जो एक स्टैंडर्ड लेवल, हम थोड़े नीचे से हिंदी पढ़ के गए हुए थे, दोनों को हमें सीखना था, इसलिए हमें उस चीज को टाइम लगा करने में, और सबसे बड़ी चुनौती रही मेरे लिए। आप तो हमारे विद्यालय में 8वीं तक पढ़ाई किए, फिर भी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके इस मुकाम पर पहुंचने में हमारे विद्यालय के शिक्षकों की भूमिका अगर रही तो उनकी क्या भूमिका रही? सर देखिए, किसी भी बिल्डिंग की जो इमारत की जो नींव होती है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो मैं जहाँ पे पहुंचा, उसका नींव का शुरुआत विद्यासागर स्कूल से ही। तब छोटे छोटे चीजें होती थी, छोटे छोटे टास्क होते थे, उसको कंप्लीट करना था। उन सब चीजों से आदत पड़ा हमें करने के लिए, उन सब चीजों को करते करते हम बड़ा गए। तो किसी भी बिल्डिंग का नींव जरूरत जैसे होता है, उसी तरह हमारे लिए विद्यासागर स्कूल रहा, जो हमारा उस नींव को तैयार करने के लिए काफी मदद किया। आपकी सफलता में तो बहुत लोगों का योगदान होगा, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि सबसे अहम योगदान किनका था? जी, जैसे आपने बताया कि सफलता में बहुत लोगों के बिल्कुल रहा है, वो चाहे बेसिक्स के शिक्षक हो, चाहे 10th को 12th के हो, या जेई के हो, जो भी हो, माता पिता सब भी हो। इन सर्वोपरि में सबसे मैं सफलता उनका मानूंगा जिन्होंने मेरे माइंडसेट को हमेशा बनाया। उन्होंने हमेशा मुझे पॉजिटिविटी डाला मेरे दिमाग में, वो मेरे बड़े भैया थे, जिन्होंने, मैं एक वक्त पे मैं WBJEE में एडमिशन लेने वाला था, मैंने काउंसलिंग भी करा लिया था, लेकिन उन्होंने आए और एक बात बोली, मनीष तुम जब एक बार इसको क्रैक कर सकता है तो तू अगली बार भी कर सकता है, तू इस वाले एग्जाम को दे और उसके बाद क्या होता है। फिर उसके बाद मेरा रिजल्ट हो गया। तो मैं इस तरीके से कहूँगा कि मेरे बड़े भैया का जो हर एक डिसीजन के साथ है ना, कि क्या करना है नहीं करना है,
तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता रहे। विद्यासागर पब्लिक स्कूल के वर्तमान बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो छोटे गांव से बड़े सपने देख रहे हैं? जी, पढ़ाई करें बहुत अच्छे से, मन लगा के, अपने जो टारगेट्स हैं अपने क्लास में अव्वल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ें और छोटे छोटे 4 टारगेट्स बनाएं और उसको अचीव करते करते एक दिन आप अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आपसे ये कहना चाहेंगे कि अभी तक के आपने सफर के बारे में संक्षिप्त में बता दें। देखिए, मेरा सफ़र तो जस्ट विद्यासागर पब्लिक स्कूल से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मैंने 10वीं दिनारा से ही पढ़ा था। 12वीं के लिए मैं पटना गया था, वहाँ से जेईई का भी तैयारी किया, फिर वहाँ से NIT वारंगल गया, वहाँ से हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट जॉब एक दिल्ली की कंसल्टेंसी में जॉब मैंने करा था। फिर वहाँ से मैं दुबई गया और उसके साथ साथ मैंने और 2-3 देशों में काम किया। लाओस में, वियतनाम में भी हमने काम किया है, इराक में भी हमने काम किया है, तिब्बत में भी काम किया है। इसके दौरान मुझे कुछ अवार्ड्स भी मिले, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द अवार्ड, बेस्ट ओवरसीज सपोर्टर, वो अवार्ड जैसे अवार्ड सम्मानित किया गया। 10वीं में भी मिले थे। तो यही सफ़र मेरा रहा अभी तक। सर, हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि हमारे बच्चों ने यहाँ बोला था कि जब सर आएंगे तो आप सर पूछेगा कि उनका 10th में क्या परसेंटेज था, 12th में क्या परसेंटेज था और कैसे पढ़ाई करते थे। 10वीं का इंजीनियरिंग की पढ़ाई और 10वीं की पढ़ाई करने में दोनों में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। तो आप 10वीं की पढ़ाई उस वक्त पे कैसे करते थे जब संसाधनों का बहुत अभाव था? 10वीं की पढ़ाई मेरे तो सबसे पहले मैं बता दूं तो मेरा 75% एग्जैक्ट 75% मार्क्स। उस टाइम सर ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करते थे? नहीं, उस टाइम ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करता। हम उसको पेज पे लिखते थे, आंसर को लिख के मैं याद करता था। तो इससे हमारी राइटिंग स्किल्स भी बड़ी हो गई, राइटिंग्स भी बड़े हो गए। तो इसके वजह से मुझे मार्क्स अच्छे आए थे। तब मार्क्स भी बिहार बोर्ड का बहुत खराब हुआ था जब मेरा ऐसा आया था। तब मैं कोचिंग का आई थिंक दूसरा टॉपर था। कोचिंग का दूसरा टॉपर? हाँ, मैं 10वीं का दूसरा कोचिंग का टॉपर था। इस कोचिंग में मैं पढ़ता था। 12th के लिए भी मैं गया तो उसमें भी मेरा 74.6 मार्क्स है, 12th में भी। तो इससे हमारा क्या हुआ कि वो टारगेट फिक्स था हमारा, ताकि जेईई में एडमिशन ले, क्योंकि उसमें टॉप 20 परसेंटाइल में आना पड़ता है। तो उसमें उतना मार्क्स रहा। और इंजीनियरिंग में थोड़ा सा हुआ था, क्योंकि जब मैं हिंदी से इंग्लिश में पढ़ के गया था थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन फिर मैंने उसको कवर अप करते करते धीरे लास्ट तक मैंने उसको भी कर लिया। तो हाँ, मेरा 7.54 से जीपीए है इंजीनियरिंग में। मतलब आपकी निचली शिक्षा जो हुई है हिंदी माध्यम से हुई है जी। और आगे की शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग और 12वीं की शिक्षा इंग्लिश मीडियम में होंगी? 12वीं की शिक्षा कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि लेकिन मैं बिहार बोर्ड से ही पढ़ा हूँ। अच्छा, आपने अभी अवार्ड्स का चर्चा किया, तो हम जानना चाहेंगे कि आपको कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए, बचपन से तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं अपने क्लास में टॉप होने के, 10वीं क्लास में टॉप आने का। लेकिन अगर मेजर अवार्ड्स की बात करें तो मैं वर्किंग लाइफ का बात करें तो हमें 2 अवार्ड्स मिले हैं। मेरे 2 साल के करियर, 2.5 साल के हुए अभी तक, तो 2 अवार्ड्स हमें मिले हुए, एक सिंधु अवार्ड और दूसरा गंगा अवार्ड। सिंधु अवार्ड मुझे ओवरसीज वर्क करने के लिए मिला था और गंगा अवार्ड है जो इंडिया के अंदर हमने बहुत सारे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा, तो उसके लिए मुझे मिला था। आपने जो अनुभव और मार्गदर्शन साझा किया वो हमारे विद्यासागर पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे वर्तमान बच्चों के लिए नया जीवन देने लायक संदेश है। अतः विद्यासागर पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आए और हमारे बच्चों के सवालों का जवाब दे पाए, इसके लिए विद्यासागर पब्लिक स्कूल पुनः आपको धन्यवाद करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।